हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट दी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब हम जो है इसी से रिलेटेड आगे और डिस्कस करते हैं। इसमें हमने एक टॉपिक किया था डिस्कस इस वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर, ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न। ठीक है, तो उसके बीच में डिफरेंसेस बताने थोड़े से रह गए थे। कई बार मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफरेंसेस जो हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंसेस को हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। द डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न। ठीक है, 3-4 डिफरेंसेस हैं हमारे पास, मेन डिफरेंसेस। सबसे पहला डिफरेंस जो है, ऑस्मोसिस जो होता है दैट टेक्स प्लेस थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, टेक्स प्लेस थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जबकि डिफ्यूज़न के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमें किसी भी मेम्ब्रेन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। और डिफ्यूज़न की जो बात है वो हम किसके केस में करते हैं, वी टॉक ऑफ डिफ्यूज़न इन केसेस ऑफ गैसेस एंड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो डिफ्यूज़न की बात हम किस केस में करते हैं, इन केस ऑफ गैसेस एंड सॉल्यूशंस हम बात करते हैं डिफ्यूज़न की। ठीक है, और ऑस्मोसिस की बात हम केवल और केवल तभी करते हैं जब हमारे पास कोई सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इन केस ऑफ सॉल्यूशन वी ओनली डिस्कस अबाउट ऑस्मोसिस। ठीक है, आफ्टर दैट ऑस्मोसिस में और डिफ्यूज़न में जो मेन डिफरेंस है एक, ठीक है, डिफ्यूज़न में जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन, क्लियर। और यहाँ पर जो मूवमेंट होती है सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट flows from less concentrated solution to more concentrated solution। ठीक है, आफ्टर दैट ऑस्मोसिस के अंदर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं, और ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, रोक भी सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रोक भी सकते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। अभी हम इसको आगे आज के वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, बाय अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, जबकि डिफ्यूज़न कैन नॉट बी स्टॉप्ड, डिफ्यूज़न कैन नॉट बी स्टॉप्ड। ठीक है, इसको हम रोक नहीं सकते। तो ये तो था हमारे पास डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न। ठीक है, तो होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई शायद सारे हो गए, एक आधा डिफरेंस कोई रह गया होगा। अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, RO सिस्टम्स आपने सुने हुए हैं घरों के अंदर। ठीक है, क्या होते हैं RO, रिवर्स ऑस्मोसिस हम किसे कहते हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था आज। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था लास्ट, पहले वीडियो की जो लास्ट टॉपिक थी, आज मतलब इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था ये एक्सपेरिमेंट। क्या, चलिए इसको दोबारा से ही देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास क्या है, सपोज प्योर सॉल्वेंट है, और इस साइड हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, और बीच में जो ये लगी हुई है दिस इज़ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, अब होगा क्या, ठीक है, हमने यहाँ पे पहले लगाया था ना, वो वही एक्सपेरिमेंट हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास, तो इस लेवल तक ये हमारा सॉल्वेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि
सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन साइड में जाएगा तो ये लेवल L थोड़ा सा डाउन होगा, ठीक है। इस साइड पे, सॉल्यूशन साइड पे हम जितना प्रेशर लगाएं ताकि वापस जो सॉल्वेंट है वो L लेवल पे चला जाए, उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्लियर होगी ये बात? तो आपको पहले आपको समझाई थी। अब अगर हम क्या करें, इस साइड पे जो प्रेशर है, ठीक है, सपोज़ जब सॉल्वेंट इधर फ्लो कर रहा है तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है, पहले हम ये बात कर लेते हैं, जो ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है दैट इज़ पाई से डिनोट करते हैं हम, पाई, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो सॉल्वेंट जब इधर जा रहा है तो लग रहा है तो उसको हम पाई लिख लिया। अब अगर हम क्या करें, पिस्टन पे जो प्रेशर लगा रहे हैं, द प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड ऑन द पिस्टन, इफ़ दैट प्रेशर, सपोज मैं उसको P से लिख लेती हूँ, अगर ये जो प्रेशर P है जो हम पिस्टन पे लगा रहे हैं, सॉल्यूशन साइड की जो पिस्टन लगा हुआ है, अगर ये प्रेशर P पाई के बराबर हो जाता है, इट मीन्स कि जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन में फ़्लो नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये P, तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो प्रेशर P है जो इस साइड पे हम लगा रहे हैं वो क्या हो सकता है, या तो वो लेस देन पाई हो, ठीक है, तो क्या होगा, सॉल्वेंट इधर फ्लो कर जाएगा फर्स्ट केस के अंदर, ठीक है। अगर जो हम P लगा रहे हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई के इक्वल हो, ठीक है, तब कोई भी फ्लो नहीं होगा, ठीक है, ना तो सॉल्वेंट इधर से इधर जाएगा, ना ही सॉल्यूशन इधर से इधर जाएगा। सॉल्यूशन तो जा नहीं सकता, मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है वो भी नहीं जाएगा। अब अगर केस नंबर 3 हम बात करें, ठीक है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, तीसरे केस में अगर जो हम बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं, पिस्टन पे से जो प्रेशर लगा रहे हैं, अगर वो प्रेशर ज़्यादा हो देन द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, देन व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा, तब इस सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। अगर हम इस साइड पे जो ये प्रेशर है जो लगा रहे हैं हम, अगर ये प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज़्यादा हम लगाएं तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन साइड के अंदर जो सॉल्वेंट प्रेजेंट था वो कहाँ मूव करने लग जाएगा, सॉल्वेंट साइड में जाना शुरू हो जाएगा। पहले तो क्या हो रहा था, जब कुछ भी हमने प्रेशर नहीं लगाया या ऑस्मोसिस हो रही थी तो सॉल्वेंट इस साइड जा रहा था, सॉल्यूशन साइड में, ठीक है, ये ऑस्मोसिस होती है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज कर दें ग्रेटर देन अ वैल्यू पाई, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर हम प्रेशर ज़्यादा लगाना शुरू कर दें तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन साइड के अंदर सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट भी कहाँ मूव करना शुरू हो जाएगा, सॉल्वेंट साइड के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस आपको समझ में आ गया, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर RO कहते हैं। आपने RO वाटर प्योरीफायर सुने हुए हैं, है ना, पानी पीते हैं हम उससे, तो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। हमारी जो टंकी का पानी आ रहा है, ठीक है, और उसके उस पानी के अंदर क्या है, कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है। तो दूसरा जो चैम्बर है जिसमें प्योर वाटर है, क्या कर रहे हैं, जिस पानी में इम्प्योरिटीज़ हैं उसके ऊपर हम प्रेशर लगा रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो तो उसी चैम्बर में रह जाते हैं, जो सॉल्वेंट है वो मूव कर जाता है एक दूसरी साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है हमारा RO जो है वो काम करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस के ऊपर बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है डीसैलाइनेशन ऑफ वाटर, ठीक है, डीसैलाइनेशन ऑफ वाटर या प्रॉपर्ली अगर हम कहें सी वाटर, ठीक है, समुद्री जो पानी होता है, सी वाटर क्या होता है, जो हमारा समुद्र का पानी होता है, आपको पता है उसके अंदर नमक है, ठीक है। अगर हम उस सी वाटर में से वाटर को अलग करने की कोशिश करें तो हम क्या करते हैं, हम जो मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस यूज़ करते हैं। इसके अंदर मैं यहीं पे आपको सिंपली समझा देती हूँ, ठीक है। क्या करेंगे हम एक साइड तो प्योर वाटर लेते हैं, ठीक है, और एक साइड हम सी वाटर ले लेते हैं, ठीक है, और जिस साइड सी वाटर होता है उसके ऊपर हम प्रेशर लगाते हैं ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो व्हाट विल हैपन, जो हमारा सी वाटर है उसके अंदर से जो पानी है वो कहाँ मूव करना शुरू हो जाता है, इस साइड में। पहले हमें थोड़ा सा वाटर लेना पड़ता है इस साइड, तो उस साइड वाटर जो है सी वाटर में से जो वाटर है वो इस साइड, एक साइड इकट्ठा होता रहता है और दूसरी साइड हमारे पास क्या रह जाते हैं, वाटर तो चला जाता है, तो मिनरल्स वगैरह जो भी और सॉल्ट्स वगैरह हैं वो हमारे दूसरे चैम्बर के अंदर रह जाते हैं, ठीक है। इसके लिए जब हम सी वाटर को एक्चुअली में डीसैलाइन करते हैं, मतलब सी वाटर में से हम पानी को बाहर निकालते हैं,
तो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है इस मेम्ब्रेन के ऊपर। जो ये हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ली थी, जब हम यहाँ से प्रेशर लगाते हैं तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रेशर लगता है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन जल्दी से ख़राब ना हो, ठीक है, मेम्ब्रेन को कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए हम इसके अंदर जो मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं वो सेलुलोज एसीटेट की मेम्ब्रेन हम यूज़ करते हैं, जो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ज़्यादा टाइम तक लास्ट करती है, ठीक है, मतलब लंबा चलती है, ठीक है। तो सेलुलोज एसीटेट की मेम्ब्रेन हम डीसैलिनेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस और उससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई है उसको हम एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो हमारे पास एक मेथड है जिसको हम बार्कले और हार्टले मेथड बोलते हैं, जिसके थ्रू हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन करते हैं। तो मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है किसका, बार्कले एंड हार्टले मेथड का। दिस मेथड इज़ यूज टू डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रैक्टिकली हम इस मेथड का यूज़ करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए। क्या है इस मेथड के अंदर, आप इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये एक वेसल है गन मेटल का बना हुआ, ठीक है, जिसके अंदर की सॉल्यूशन है, और यहाँ पर हमारे पास बीच में एक सॉल्वेंट हमने पार्टीशन करके सॉल्वेंट को फिल कर रखा है, ठीक है। और ये हमारा जो है, ये आपको दो पार्ट्स दिख रहे हैं, ये हमारे पास पोरस ट्यूब है जो इसके अंदर की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉपर फेरोसाइनाइड की है, ठीक है। और यहाँ पर आप इस सॉल्वेंट को देख सकते हो कि एक रिजर्वॉयर से कनेक्ट है इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर भी सॉल्वेंट है हमारे पास, और यहाँ पर एक ट्यूब है टी, इसके अंदर भी M लेवल तक सॉल्वेंट जो है वो भरा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज़ द डायग्राम, और इसके अंदर साथ में क्या हुआ है, जो सॉल्यूशन साइड है उसके ऊपर एक पिस्टन लगाया हुआ है। ये पिस्टन फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ठीक है, और हम इसको प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पर प्रेशर गॉज है प्रेशर का पता लगाने के लिए, ठीक है। अब होता क्या है कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें पता है कि सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड होता है, तो सॉल्वेंट क्या करेगा, ड्यू टू ऑस्मोसिस कहाँ मूव करेगा, सॉल्यूशन साइड के अंदर जाना शुरू करेगा, ठीक है। जैसे ही सॉल्वेंट सॉल्यूशन साइड के अंदर जाएगा वैसे ही क्या होगा, ये जो M लेवल तक था ये सॉल्वेंट, आप इसको ध्यान से देखें तो M लेवल तक सॉल्वेंट था, तो ये लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही लेवल नीचे आएगा तुरंत ही हम क्या करेंगे, पिस्टन को यहाँ से प्रेस करेंगे, इतना दबाएंगे पिस्टन को कि वापस ये लेवल, क्योंकि हम जब पिस्टन को यहाँ से प्रेशर लगाएंगे तो सॉल्यूशन साइड से वापस सॉल्वेंट अंदर जाना शुरू करेगा, वापस सॉल्वेंट अंदर जाएगा तो ये जो है वापस M लेवल तक राइज़ करेगा। तो इतना प्रेशर हम लगाएंगे कि ये जो सॉल्वेंट है वापस M लेवल तक राइज़ कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो लगाया जा रहा है प्रेशर, उस प्रेशर का कौन बताएगा, वो प्रेशर गॉज हमें बताएगा कि कितना प्रेशर लगाया गया है। तो इस प्रेशर गॉज की रीडिंग से हमें ये पता लग जाएगा कि पिस्टन कितना प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। और पिस्टन कितना प्रेशर लगा रहा है, यानी कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कितना होगा, कितना लगा रहे हैं हम, ताकि जो सॉल्वेंट है वापस M लेवल तक चला जाए। वापस M लेवल तक जाने का मतलब कि कोई ऑस्मोसिस नहीं हो रही है, ठीक है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, मतलब पिस्टन के द्वारा जो लगाया जा रहा है प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब सॉल्वेंट इधर जा रहा था तो वो पहले प्रेशर लगा रहा था, अब हम उसके इक्वल प्रेशर तो लगा रहे हैं उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से पिस्टन के द्वारा एक्सटर्नल प्रेशर लगा करके हम ये पता लगा लेते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, ठीक है। तो इस मेथड को हम बार्कले हार्टले मेथड कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं वो कॉपर फेरोसाइनाइड की है, मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, ठीक है। और इस मेथड के जो बेनिफिट्स हैं, इस मेथड के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हैं, इस मेथड के अंदर एक तो टाइम बहुत कम लगता है, सबसे कम टाइम लगता है, ठीक है, बाकी मेथड्स के कंपैरिजन में। एक, इस मेथड के अंदर जैसे ही जो सॉल्वेंट है जब वो सॉल्यूशन साइड में जाता है, सपोज करें, तो कंसंट्रेशन चेंज रहेगा। अगर सॉल्वेंट सॉल्यूशन साइड के अंदर चला जाएगा तो सॉल्यूशन साइड की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, लेकिन इस मेथड के अंदर जैसे ही सॉल्वेंट सॉल्यूशन साइड के अंदर जाता है वैसे एक्सटर्नल प्रेशर लगा करके उसको वापस भेज दिया जाता है, यानी कि उसके अंदर, इस मेथड के अंदर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर क्या है, हमारे पास जो, क्योंकि प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको एक्सटर्नल प्रेशर से बैलेंस कर रहे हैं हम, इस वजह से जो हमारी मेम्ब्रेन है उसके ऊपर भी कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होता। जब मैंने आपको डीसैलिनेशन का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि जब हम बाहर से प्रेशर ज़्यादा लगाते हैं तो मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर लगता है फालतू, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन जल्दी ख़राब होती है। तो सेलुलोज एसिटेट की मेम्ब्रेन हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर आता ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है तुरंत ही एक्सटर्नल प्रेशर उस प्रेशर को बैलेंस कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से बार्कले और हार्टले मेथड सबसे बेस्ट मेथड है ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने का। तो ये हमारा बार्कले हार्टले मेथड कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को मैंने आपको पहले भी बताया कि हम पाई से एक्सप्रेस करते हैं,
ठीक है। पाई जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सप्रेस करता है, और जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो ये देखा कि जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पाई डिपेंड करता है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के ऊपर, और दूसरा पाई डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। तो देयर आर 2 फैक्टर्स। सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लिखते किससे हैं, पाई से डिनोट करते हैं, और जो पाई है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। जितनी ज़्यादा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा। क्यों लगेगा, मान लीजिए ये हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट है और यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा का मतलब कि उसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है, सॉल्वेंट कम यहाँ पे, यहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो एकदम से डिफरेंस क्रिएट होगा। उस डिफरेंस क्रिएशन की वजह से सॉल्वेंट जो है वो तुरंत सॉल्यूशन साइड में मूव करेगा, ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो मोर इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, मोर विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, पाई जो है वो टेम्परेचर टी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये भी देखा गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है। लिक्विड्स एक्सपैंड होते हैं जब उनको हीट करते हैं हम, ठीक है। तो पाई जो है बेसिकली डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे, सी एंड टी पे। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है आर, ठीक है, आर सी टी, या जिसको आर वही है हमारा जो हमारा गैस कांस्टेंट होता है आर, वही ये आर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम 8.314 या लिखते हैं, ठीक है। तो आर इज़ द सेम। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई इज़ इक्वल टू सी आर टी, ठीक है। तो पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसे है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब हम ये प्रूव करते हैं। देखो सी जो है वो क्या होती है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है, हम अगर कंसंट्रेशन को लिखें तो कंसंट्रेशन है क्या, एन बाई वी, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हम पाई की जगह क्या पुट सी की जगह अगर हम क्या पुट कर दें, एन बाई वी पुट कर दें, तो हम देख रहे हैं कि पाई जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि पाई नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। तो इसलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है दैट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, ये ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए दूसरी डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 फॉर्मूलाज आ गए जिसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, और एक हम ये भी पढ़ते हैं कि हमें क्या निकालना होता है, जो मोलर मास है वो हम निकालते हैं, ठीक है। तो n की जगह पे हम इस इक्वेशन के अंदर n की जगह, n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय में मोलर मास, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई वी इज़ इक्वल टू n की जगह w बाई एम आर टी, ठीक है, या पाई इज़ इक्वल टू w बाई एम वी आर टी, ठीक है। तो ये हम, अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ हो और अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना हो सॉल्यूट का तो हम उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का जो एक्सप्रेशन था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी इसके न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं और कुछ और चीज़ें पढ़ी हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर, ठीक है, ऑस्मोसिस कैसे हेल्प करता है, ठीक है, या कुछ ऐसे फिनोमिना जो कि ऑस्मोसिस की वजह से हो रहे हैं। ये 2-3 टॉपिक्स, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, ये सॉल्यूशंस, ये वाला टॉपिक अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो एक लेक्चर लगभग 1 से 1.5 लेक्चर, 2 लेक्चर भी हो सकते हैं और लगे इस टॉपिक पे, ठीक है। तो ये इतना कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।